नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों हम ITITO के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं जिसमें नॉन टेक के 25 क्वेश्चन आते हैं। और बिना देरी के हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। और इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ से आप सारे वीडियो एक साथ देख सकते हो, जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी। ओके, तो चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि स्वर्ण मंदिर भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है या गुरुद्वारा है। ऑप्शन है यहाँ पर, आसान सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा। देखिए, हरियाणा, गोवा, पश्चिम बंगाल या पंजाब। तो अमृतसर यानी पंजाब में जो स्वर्ण मंदिर है ये देखने को मिलता है। और ये भी आपसे पूछा जाता है कि कौन से सिख गुरु थे जिनके द्वारा ये स्वर्ण मंदिर बनवाया गया था। तो याद रख लेना है, अर्जुन सिंह। देखिए, मैं जितने भी सिख गुरु हुए हैं, मतलब 10 सिख गुरु हुए हैं, उनके नाम जो है वो क्रमवाइज भी आपको याद रख लेना है। उन्होंने क्या क्या किया है अपने जीवन काल में, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही टॉपिक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, जो पहले जो गुरु थे वो कौन थे, गुरु नानक। ठीक है, गुरु नानक थे जिन्होंने जो है वो सिख धर्म की जो है वो स्थापना की थी। देन दूसरे नंबर के हुए थे अंगद। अंगद। और थर्ड जो थे अमरदास। अमरदास। फोर्थ जो थे, बात की जाए तो अमरदास के बाद रामदास। ठीक है, रामदास। फिफ्थ जो थे, फिफ्थ अर्जुन। अर्जुन। ठीक है। और अर्जुन के बाद बात की जाए तो हर राय किशन। हर राय। हर गोविंद। देन उसके बाद हर राय। हर गोविंद। उसके बाद हर राय। और आठवें नंबर के जो थे वो थे हर किशन। हर किशन। एंड नौवे की बात की जाए तो जो कि सेकंड लास्ट थे, और ये थे तेग बहादुर, जो कि औरंगजेब के द्वारा जो है इनको मरवा दिया गया था। तो तेग बहादुर। तेग बहादुर। बहादुर। और 10वें जो थे वो गोविंद सिंह, गुरु गोविंद, जो कि आखिरी थे, गुरु गोविंद सिंह। अब देखिए, गुरु नानक जी ने तो सिख धर्म की स्थापना की। अंगद की बात की जाए, इन्होंने जो है वो गुरुमुखी लिपि जो है वो बनाई थी। गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा लिखी गई थी, तो अंगद के द्वारा लिखी गई थी, गुरु अंगद के द्वारा। अमरदास की बात की जाए तो इन्होंने 22 गद्दियाँ बनाई थी। ठीक है। अर्जुन की बात की जाए तो इन्होंने ही जो है वो स्वर्ण मंदिर की जो है वो स्थापना की थी या बनवाया था। तो स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर। ठीक है। औरंगजेब के द्वारा एक बहादुर मारे गए थे, औरंगजेब। ओके। और जो आखिरी जो थे वो गुरु गोविंद सिंह थे। तो जो भी सिख हैं, उन्होंने कहा था कि जितने भी सिख हैं उनके लास्ट में सिंह लगना जरूरी है। तो सिंह जो है वो इन्हीं के बाद जो है वो लगाया जाने लगा, जो सरदार जो सिख रहते हैं। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन इसका आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखिए, 2.5 दिन का झोंपड़ा देश में स्थित एक ऐतिहासिक स्थान है। तो लखनऊ में है, सांची में है, अजमेर है, या बात की जाए तो जयपुर में। तो ये मेडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चन है। गुलाम वंश से संबंधित ये शासक था, उसके द्वारा बनवाया गया था। वहाँ पर अजमेर में बनवाया गया था। और ये किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया था। तीन ऐबक के द्वारा जो है वो बनवाया गया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक की बात की जाए तो ये गुलाम वंश, इसी के द्वारा स्थापना की गई थी इसकी। और इसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। लाख बख्श के नाम से जाना जाता था, लाखों का दान करता था, इसलिए चौगान खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई, मतलब घोड़े से गिरकर जो है वो इसकी मृत्यु हो गई थी। और कुतुब मीनार की नींव जो है वो इसी के द्वारा रखी गई। तो मीनार,
की नींव जो है वो इसी के द्वारा लिखी गई थी, लेकिन संपूर्ण कार्य जो है वो किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। और जो 5वीं मंजिल थी वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाई गई थी, बिजली के कारण टूट गई थी। देन उसके बाद जो है फिरोज शाह तुगलक ने जो है बनवाई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ये गलत लिख गया है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, तो आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा चंदेल राजाओं की राजधानी थी? बुरहानपुर, होशंगाबाद, बालाघाट या खजुराहो? तो आसान सा प्रश्न है, आपको पता हो जो खजुराहो के मंदिर हैं ये जो छतरपुर में स्थित हैं, किन राजाओं के द्वारा बनवाए गए थे? चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाए गए। तो जाहिर सी बात है उन्हीं की राजधानी जो है वो रही थी खजुराहो। और जो खजुराहो है वो किसके द्वारा बसाया गया था? 1707 के करीबन जो है वो बुंदेल शाह के द्वारा जो है वो बनाया गया था या बसाया गया था, बात की जाए। तो खजुराहो में जो है वो टोटल मंदिर जो थे वो 85 मंदिर थे, लेकिन टूट फूट गए, तो अभी जो है वो 22 ही बचे हुए हैं, 22 मंदिर बचे हुए हैं। और जो 1986 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। ओके, तो पहली मध्य प्रदेश की जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी, तो वो कौन सी थी? खजुराहो का मंदिर थी। और इसमें एकमात्र मंदिर है जिसकी पूजा की जाती है, बाकी किसी की पूजा नहीं की जाती। मतंगेश्वर मंदिर, मतंगेश्वर मंदिर। ठीक है, ये क्वेश्चन पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है कि मतंगेश्वर मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है, याद रख लेना है, खजुराहो या छतरपुर में स्थित है। ठीक, तो छतरपुर में यहाँ पर कैन घड़ियाल 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 अभ्यारण्य भी देखने को मिलता है। ठीक है, अभ्यारण्य देखने को मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, खजुराहो के मंदिर में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। इनको 3 समूह में बांटा गया था। खजुराहो के समूह को 3 समूह में बांटा गया था, पूर्वी समूह, पश्चिमी समूह। ठीक है, पश्चिमी समूह और दक्षिणी समूह। ठीक है, 3 समूह में ही बांटा गया था। पूर्वी समूह में 105-7 का मंदिर हो गया। ज़्यादातर जनरल वो जैन के देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो खजुराहो के मंदिर है वो जैन और वैष्णव दोनों के मिक्स हैं एक तरीके से। ठीक है, दूल्हा देव का मंदिर जो है वो चतुर्भुज का मंदिर हो गया, दक्षिणी में देखने को मिलता है, दक्षिणी समूह में। पश्चिमी में लक्ष्मण मंदिर हो गया, ये सब जो है वो देखने को मिलते हैं। तो मंदिर बहुत सारे हैं। और ये भी अगर आपसे थोड़ा डिटेल में अगर आपसे पूछा जाए तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कितने समूह में और कौन कौन से मंदिर किस समूह में देखने को मिलते हैं। ओके, तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा डी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। खजुराहो नृत्य समारोह भी जो है वो छतरपुर में ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, और एक चीज़ और याद रखिएगा, छत्रसाल की जो समाधि है, समाधि ये भी कहाँ पर देखने को मिलती है? खजुराहो में देखने को मिलती है, धुबेला। ठीक है, अगर आपको वहाँ पर छतरपुर या खजुराहो ना मिले तो धुबेला लिखा मिल जाता है, तो ये भी थोड़ा याद रखिएगा। कई बार जो है ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? धनपत सिंह, सुकुमार सेन, दलीप सिंह या राजीव शर्मा? तो मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है ऑलरेडी आपको कि इलेक्शन कमीशन के पहले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो कौन थे? तो सुकुमार थे। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। और अगर आपसे फर्स्ट फीमेल पूछा जाए, फर्स्ट महिला कौन थी? वी एस रमा देवी। ओके, आर्टिकल पूछे जाते हैं 324 से लेकर 329 तक आर्टिकल देखने को मिलते हैं। आयु पूछी जाए तो 35 वर्ष होनी चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने के लिए। और नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ओके, राष्ट्रपति, जो आपको अब चर्चा में ही देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा बी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, सुकुमार सेन जो कि पहले थे। ठीक है, 1950 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो ये भी आपको याद रख लेना है, पहला इलेक्शन जो है वो 1951 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, फीफा निम्नलिखित में से किस खेल का संगठन है? क्रिकेट का, हॉकी का, फुटबॉल का, या बात कीजिए शतरंज का? तो आप सभी को पता होगा फुटबॉल के हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ज्यूरिक में है, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड। ठीक है, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है हेडक्वार्टर। और ये फुटबॉल के लिए जाना जाता है, फीफा। अगला क्वेश्चन है, ब्रास में कौन सी मिश्र धातु बनी होती? मिश्र धातु से बनता है।
ब्रास जो है वो दो मिश्र धातुओं से बनता है। ऑप्शन देखिए, निकल या कॉपर से, निकल कॉपर से, या फिर कॉपर सिल्वर से, या निकल जिंक से, या जिंक कॉपर से। तो जो ब्रास जो रहता है वो बनता है, जिंक हो गया और कॉपर। ठीक है, ये दो मेटल्स जो रहती हैं इनके मिलने से जो है वो ये बनता है। ठीक है, तो जिंक मोस्टली आपको 30% होता है, और बाकी का जो 70% जो रहेगा वो कॉपर रहता है। कहीं कहीं थोड़ा इसका डाटा भी इधर उधर भी हो सकता है। मान लो यहाँ पर दे दें 34 दे दें, तो यहाँ पर जो है वो 66 दे देते हैं। तो थोड़ा अप्रोक्स जो है वो मान के आपको आंसर करना है। बाकी जिंक और कॉपर से मिलकर जो है ये बना होता है। अगला क्वेश्चन है, यूरिया एक रसायन का नाम है, एर्विन का, या क्लोरोइटेन, या कार्बोमाइड, या उनमें से कोई नहीं। तो ये कार्बोमाइड होता है, ओके, कार्बोमाइड होता है। और CH4N2O, CH4N2O होता है, CH2 लिख दिया मैंने, CH4N2O। ठीक है, इसको ऐसा भी लिखा मिल सकता है, ज़रूरी नहीं है यही हो। तो NH2CO NH2। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन तो फिर भी यहाँ पर 4 ही है, यहाँ पर भी 4 ही थे, कार्बन एक था, ऑक्सीजन एक था, और एन जो थे वो 2 थे। तो इसको ऐसे भी लिखा मिल जाता तो कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। मॉलिक्यूल्स तो दोनों में जो है वो बराबर है। ओम का नियम जो है वो किस मामले में मान्य है? अर्धचालक हो गया, कंडक्टर, या बात की जाए चालक, अति चालक, या कुचालक। तो आपको पता है ओम्स लॉ जो है वो क्या होता है, V=IR, और ये किस पे वर्क करता है? कंडक्टर यानी चालक जो रहते हैं उस पर वर्क करता है कि इलेक्ट्रिसिटी किसमें बह रही है। ठीक है, तो जो कि ये V जो रहता है वो वोल्टेज रहता है, I जो रहता है ये करंट रहता है, और R जो है वो रेजिस्टेंस रहता है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। ओके, V=IR ये ओम का लॉ होता है, और जो कि चालकों पर वर्क करता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे जल संसाधनों का संरक्षण करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो जल संसाधनों का तरीका अच्छा क्या हो सकता है? आप सोचिए खुद भी थोड़ा। देखिए, ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे, वनस्पति के प्राकृतिक पुनर्जन्म को प्रोत्साहन करना, बिल्कुल। जल संसाधन से ही जो है वो हमारी वनस्पति हो गई, पेड़ पौधे हो गए, उनको जो है वो रीजनरेशन होता है। जैसे कि गर्मियों में पानी नहीं रहता है तो वो सूख जाते हैं, लेकिन पानी आने के बाद वो पुनः नेचुरल तरीके से जो है वो रीजनरेट होते हैं। ठीक है, पानी का टिकाव होना, जाहिर सी बात है, आप वनों में या पेड़ लगाओगे तो वहाँ पर पानी का सस्टेनेबल रहेगा, यानी पानी का टिकाऊ उपयोग जो रहेगा वहाँ पर, और बारिश के पानी का संग्रहण करना, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, सभी के सभी जो है वो सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शराब एक क्या है? पोषक तत्व है, दवा है, या उत्तेजक पदार्थ है, या सप्लीमेंट है? तो न्यूट्रेंट तो है नहीं है भाई, दा अल्कोहल ज़्यादा सी बात है कि ज़्यादा पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, तो न्यूट्रेंट्स नहीं होगा, उचित दवा नहीं होगी, और सप्लीमेंट नहीं होता, यानी दवा, ड्रग के रूप में जो है वो इसको लिया जाता है। कोई कोई बीमार हो जाता है, जैसे किसी को खांसी हो जाती है, तो क्या करते हैं, थोड़ा सा एक ढक्कन लिया और पी लिया, तो दवा के रूप में जो है वो इसका यूज करते हैं। और दारू पीना जो है वो गलत बात है, और मतलब शराब पीना। तो ड्रग्स के रूप में जो है वो ये अच्छी है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ये P2P लैन इन एन अप्रोप्रिएट अप्रोप्रिएट नेटवर्क आर्किटेक्चर फॉर, यानी P2P लैन निम्नलिखित में से किस एक उपयुक्त नेटवर्क आर्किटेक्चर का है? देखिए, P2P बहुत ही स्मॉल नेटवर्क्स के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, खासकर जो घर हो गया, ऑफिस हो गया, तो उनके बीच जो नेटवर्क होता है वो P2P लैन, यानी आप समझ सकते हो कि लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क के ही हमें माध्यम से देखने को मिलता है। अगर थोड़ा सा भी आप इस क्वेश्चन को ही समझ लेते कि यहाँ पर लैन लिखा हुआ है, ठीक है, ये सब आप छोड़ दीजिए, लैन के बारे में बात करूँ मैं, तो आप इसका आसानी से आंसर दे सकते हो। इंटरनेट तो हो नहीं सकता, ये तो बहुत ही होता है, वाइड एरिया नेटवर्क के अंतर्गत देखने को मिलता है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। होम एरिया यानी लोकल एरिया, यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। नेटवर्क को साझा संसाधनों वाले सर्वर की आवश्यकता होती है, तो भाई ये लोकल एरिया नेटवर्क होता है, तो सर्वर साझा नहीं करना, एक छोटा सा नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क नहीं होगा। तो आप समझ सकते हो, मैंने बस इतना सा हटा दिया, ये अगर मैं हटा दूं तो आप आसानी से इसको आंसर कर सकते हो। पर कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि अरे क्वेश्चन में क्या पूछ लिया गया, पर उतना डरने की ज़रूरत नहीं है। ठंडे दिमाग से क्वेश्चन को जो लिखा है उसके बारे में सोचना है। लैन लिखा हुआ है, लैन हमें पता है कि होम नेटवर्क के अंतर्गत देखने को मिलता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, द रिसोर्सेज इन द वेव आर आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ विच अमोंग द फॉलोइंग। वेव में रिसोर्स की पहचान के लिए निम्न में से किसकी सहायता ली जाती है? भाई वेव है, आपके साथ कोई वेब साइट विजिट कर रहे हो आप, तो उसकी पहचान आप कैसे करोगे? ठीक है, यू आर एल से, या रिसोर्स फाइंडर से, या वेब रिसोर्स लोकेटर से, या हाइपर टेक्स्ट रिसोर्सेज। तो हम जाहिर सी बात है यूआरएल से करेंगे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर से। हमें यूआरएल के माध्यम से ही जो है वो हमें वेब के रिसोर्सेज की पहचान होती है कि भाई ये किससे संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक एकल निर्देशक में कोड के ब्लॉक को निरूपित करता है? ठीक है, द ब्लॉक ऑफ कोड इन सिंगल इंस्ट्रक्शन। सिंगल इंस्ट्रक्शन की बात की जाए, ग्लोबल तो नहीं होगा, ऑब्जेक्ट कोड भी नहीं होगा, मैक्रो हो जाएगा, क्योंकि ये एक सिंगल इंस्ट्रक्शन के लिए हम इसको रिप्रेजेंट देखने को मिलता है। यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, एरो नहीं होता है। ओके, तो ये प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन था, दरअसल थोड़ा डाल दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर की किस मेमोरी में सिस्टम की बूट सेक्टर फाइल होती है? अगर आपने शायद इससे पहले ही जो कॉपा का वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि बूट सेक्टर यानी बूट स्ट्रैप, मैंने उसमें बताया था कि वो किस लिए देखने को मिलता है और उसमें क्या क्या होता है। तो मेन जो मेमोरीज रहती हैं वो उसके अंतर्गत देखने को मिलता है, और मैंने वहाँ पर बताया भी था कि वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। तो जाहिर सी बात है इसमें से कौन सी नॉन वोलेटाइल मेमोरी? रोम। तो रोम जो है वो बूट सेक्टर फाइल में होती है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। कैश नहीं होगा, रजिस्टर भी होगा, ये वोलेटाइल मेमोरी होती है। ओके, तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, MICR में सी का अर्थ बताना है। कॉमन, कॉपी, कंप्यूटर या कैरेक्टर? आसान सा क्वेश्चन है, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? MICR। ओके, तो ये क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन, तो ये फुल फॉर्म रहता है। तो भाई किसी से अभी आपको एम का पूछा जा सकता है, आई का पूछा जा सकता है, यहाँ पर सी का पूछ लिया है तो आर का भी पूछा जा सकता है, या ये चारों साथ में भी पूछ सकते हैं। तो आंसर याद रख लेना है पूरा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है, और इसमें देखिए हमसे क्या बोला गया है कि उपरोक्त में से हमें बताना है कि नहीं बनाया जा सकता, इसके आधार पर इनमें से कौन सा नहीं होगा। ये ए ऑप्शन है, ये बी है, ये सी है, और ये डी। तो देखिए एल का सामने एन होगा, ठीक है, एम के सामने जेड होगा, और के सामने वाई होगा, या विपरीत कह सकते हो या सामने कह सकते हो। ठीक है, तो देखिए एल एन ये तो, एल अगर यहाँ पर है तो एन इस तरफ होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। मतलब पहला ही ऑप्शन हो गया इसका सही, नहीं बनाया जा सकता, हमसे यही पूछा गया था, तो पहला ही हो गया। अब यहाँ पर आप देखोगे एल एन, देखिए एल दिया हुआ है लेकिन एन नहीं है इसमें यहाँ पर सामने, तो जाहिर सी बात है ये बनाया जा सकता है। एम के यहाँ पर है, एम यहाँ पर है, जेड बाई एन, देखिए जेड यहाँ पर है, बाई यहाँ पर है, एन यहाँ पर, एम बाई एन, एम बाई और एन यहाँ पर देखिए। तो आंसर इसका हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से हमें बताना है कि ये किस में छुपा हुआ है या अंतर्निहित है, ये वाला। तो ये ए ऑप्शन है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। देख लेते हैं भाई, देखिए ये वाला साइन कहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमें कट नहीं लगा हुआ, ये पूरा इस तरीके से बना हुआ है हमारा, तो ये तो यहाँ पर कट गया है, ये नहीं होगा, ये भी कट गया है, ये भी कट गया, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर सही है। अब समझिए ये पूरा देखिए, ये पंचभुज कह सकते हैं, ये यहाँ से ये पूरा पंचभुज बन रहा है, और इसके बाद ये वाला हमें पूरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रृंखला पूरी करें। MJHECZ और XU दिया हुआ है, तो अगली क्या होगी? देखिए MJ, एक काम करते हैं हम पीछे से चलते हैं, X के बाद C आ रहा है, C के बाद H आ रहा है, H के बाद M आ रहा है। देखिए X के बाद C आ रहा है, XYZABC, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 +5 ओके हमें यहाँ पर मिला है। तो C के बाद H आ रहा है, तो CDEFGH, तो यहाँ पर भी देखिए +5 ओके आ रहा है। उसके बाद H के बाद M है,
HIJKLM, ये भी +5 है। मतलब यहाँ पर जो रहेगी संख्या वो भी +5 होके यहाँ पर होगी। देख लेते हैं भाई। देखिए एस से अगर मैं करता हूँ STUVWX, 1 2 3 4 5, यानी ये 5 आ चुका है। तो मतलब हमारा एस से स्टार्ट होगा। अब देखिए एस से स्टार्ट होगा तो ये तो हो नहीं सकते, यानी इन दोनों में से ही होगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यू के बाद जेड, UVWXYZ, तो ये भी +5 हो रहा है। मतलब ये भी जाहिर सी बात है, ये भी +5 होगा। जेड के बाद देखिए ZXYZ और ABCDEF, तो ये भी +5 पे आता है, ये भी +5 पे आएगा। मतलब हमें यहाँ पर देखिए, अगर मैं क्यू से स्टार्ट करूँ, QRSTUV, 1 2 3 4 5, PQ, अरे यहाँ पर क्यू आएगा ना, देखिए कहाँ है, QRSTUV। तो हमारा देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, UV। गड़बड़ हो रहा है क्या? तो फिर इस हिसाब से तो P से स्टार्ट होगा, Q से स्टार्ट नहीं होगा। देखिए PQRSTU, हमें U चाहिए, यानी +5 आ रहा है यहाँ पर, तो U से P से स्टार्ट होगा, तो SP हो जाएगा इसका आंसर। यानी बी ऑप्शन इसका आंसर हो, बी ऑप्शन SP आएगा यहाँ पर, S और P। अगला क्वेश्चन, ये भी सेम ही है, उठापटक करनी पड़ेगी आपको। ए के बाद के आ रहा है, सी के बाद आई आ रहा है, ई के बाद जे आ रहा है। तो देखिए ABCDEFGHIJ, HIJ और के। तो देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये +10 हो रहा है। सी के बाद आई, CDEFGHI, 1 2 3 4 5 6, ये +6 हो रहा है। और ई के बाद जी आ रहा है, EFG, ये +2 हो रहा है। +2 +6 +10, इसको भी देख लेते हैं हम। देखिए एम का अगर मैं +10 करूँगा, MNOPQRSTUVW, तो डब्लू आएगा यहाँ पर, ठीक है। देन उसके बाद ओ के +6 करूँगा, ओ OPQRSTU, यू आएगा, तो यहाँ पर यू आ जाएगा। और क्यू के बाद +2 करना है, तो QQRS, एस आएगा यहाँ, यानी WUS आना चाहिए। ये ऑप्शन है इसका आंसर। ये भी आसान सा था। ये वाले क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट से लगते हैं। देखिए इनमें एक ही चीज़ रहती है, ये पहली वाली संख्या रहती है, इसी को उठापटक करके ये वाली संख्या बनाई जाती है। ओके, जैसे अगर मैं देखूँ 15 को 102 के आसपास मुझे लाना है, 15 छक्का 90, 15 सत्ता 105, 15 का अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो 105 आ रहा है, और -3 कर दूँ तो 102 आ रहा है। ओके, और ये देखिए यहाँ पर कितने से आएगा ये आसपास, 15 दूना 30, यानी 21 के आसपास होगा, 22 से ज़्यादा हो जाएगा। 15 गुणा 21 करता हूँ तो 15 हासिल लगा, 1 15 30 और 1 31, यानी 315 है। इसमें से मैं 2 घटा दूँ, 313 आ जाएगा। क्या ये चीज़ें यहाँ पर अप्लाई होंगी? तो ये हमें देखना पड़ेगा। देखिए पहला ऑप्शन देख लेता हूँ। 11 का गुणा मुझे देखिए 7 से यहाँ पर किया, तो जाहिर सी बात है 7 से मुझे यहाँ पर भी करना पड़ेगा, तो 77, और -3 किया है तो यहाँ पर भी, तो देखिए यहाँ पर 74 मुझे मतलब यहाँ पर तो काम कर रहा है। अगला भी देख लेते हैं, 11 गुणा 21, क्योंकि हमने यहाँ पर भी 21 से मल्टीप्लाई किया था, तो ये कितना हो जाएगा, 132। ओके, और मुझे माइनस कितना किया है, यहाँ पर 2 किया है, तो माइनस, यानी 229 हो रहा है। देखिए 74 229, यानी हमारा आंसर आ गया ए ऑप्शन। तो ये वर्क कर गया हमारा। अगर ये वर्क नहीं करता तो फिर मैं 6 से करता, तो थोड़ा जोड़ना पड़ता मुझे यहाँ पर, 15 छक्का 90 होता, तो फिर मुझे जो है इसमें जोड़ना पड़ता 12, है ना। तो पर हमारा इसी से काम चल गया, मतलब ठीक है? वह संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 1000 से जोड़ा जाए, 1000 में जोड़ा जाए, जिससे 45 योग को पूर्ण रूप से विभाजित हो सके। ठीक है, तो हमें 1000 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़नी है जिससे कि ये इससे विभाजित हो जाए 45 से। तो एक काम कर लेते हैं कि हम 45 का डिवीजन ही कर लेते हैं 1000 में भाई। ठीक है,
देखिए 1000 है। 45 का 45 दूनी 90, 10 बचेगा 0। 45 दूनी 90, तो यहाँ पर आप देखोगे कितना बचा, 10 बचा। अब मुझे ये 45 और 45, ठीक है। अब मुझे इसमें कितना जोड़ूँ कि मुझे 45 से डिवीजन हो जाए, तो जाहिर सी बात है मैं अगर इसमें 35 जोड़ूंगा तो ये 45 बनेगा, तो 35 से आंसर आ जाएगा जो कि पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। ये भी आसान है। ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें ये वाली संख्या सॉल्व करनी पड़ेगी, देन जोड़ के नहीं, और देन उसके बाद जो है वो हमें इसको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं भाई, 2 से अगर मैं इसे डिवाइड करूँगा तो यहाँ से कितना हो गया, 2 नम 18, 2 दूने 4 और 2 पंजे, ठीक है, प्लस 72.5 है, इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 0.2। तो इसको जोड़ लो, यहाँ पर 0, 2 2 5, 4 5, और ये हो जाएगा 16, यानी 165 आ जाएगा। 165 इक्वल टू एक्स, तो 2 से अब इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.2 से, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 165.2, यानी दशमलव हटाऊंगा तो यहाँ से देखिए, तो 2 पंजे 10, तो ये तो कट ही जाएगा। 2 छिंग 12, 1 13 और 2 और 3, यानी 33 आ जाएगा इसका, 33 आ जाएगा। देख लेना एक बार, 33 ही आना चाहिए क्योंकि हाँ 33 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि ए का 2/3 3 के 4/5 के बराबर है तो ए बी का रेशियो हमें बताना है। भाई ए का 2/3 इसके बराबर है बी के 4/5 के बराबर, तो ए रेशियो बी क्या आ जाएगा यहाँ से, देखिए ये ऊपर चला जाएगा, या 2 से इसे काट दो, 2 दूना 4, तो 6 इधर 5 इधर, ठीक है, तो 6 इधर 5 इधर, यानी ए इंटू 5 इजिकल टू बी इंटू 6। तो ए रेशियो बी का क्या हो जाएगा, 6/5, आंसर आ जाएगा इसका बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, ए तथा बी के मध्य वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 दिया हुआ है। 8 वर्ष पश्चात आयु का अनुपात 1:2 हो जाएगा, तो वर्तमान आयु में अंतर क्या होगा। देखिए अंतर, देखिए वर्तमान आयु हमें क्या दी हुई है, यहाँ पर 2:3 दिया हुआ, तो 2:5 दिया हुआ है, 2:5 दिया हुआ, इन दोनों का अंतर देखोगे 3 आ रहा है। अब 3 में देखिए 3 से कौन सी संख्या का मल्टीपल हो रहा है, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, 3 7 21, 3 8 24, यानी सी और डी में से ही कोई आंसर होगा। अगर इनमें से भी हमें एक ऐसी संख्या मिलती जो टी का डिविजिबल नहीं होती तो हमें आसानी से सीधा आंसर मिल जाता, फिर तो मतलब हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए ये तो वर्तमान आयु है, और 8 वर्ष पश्चात कितनी हो जाती है, 1:2, 8 वर्ष का गैप है ये, तो वही 8 वर्ष का गैप है। देख लेते हैं यहाँ पर, देखिए 1 का गैप आ रहा है, यहाँ पर 3 का गैप आ रहा है, तो मतलब हमें इसको पहले तो वैल्यू से सेम करनी पड़ेगी, भाई गैप समान होना चाहिए। इन दोनों में देखिए 1 का गैप है, इन दोनों में 3 का, तो 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दूंगा मैं, और 1 का इनमें कर दूंगा, तो ये तो 2:5 ही रहेगा, लेकिन ये वाली संख्या बदल जाएगी, 3 दूना 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1 1 का अंतर आ चुका है, और जबकि हमें यहाँ पर दिया हुआ कि ये 8 वर्ष पश्चात की बात है, 1 की वैल्यू 8 की वैल्यू के बराबर हो जाएगी। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं, हमें पता है वर्तमान आयु हमारी 2:5 में है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 है, तो 1 की वैल्यू जब 8 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। 24 जो है वो इसका आंसर। नेक्स्ट, दो ट्रेनें दो ट्रेनें स्टेशन ए और बी से शुरू होती हैं, क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रही हैं। उनमें मिलने के समय दूसरी ट्रेन ने पहली ट्रेन की तुलना में 120 किलोमीटर अधिक यात्रा की है, तो ए और बी के बीच की दूरी हमें बतानी कितना होगा। देखिए हमें ट्रेन 1 की स्पीड पता है, चलो 50 है, 2 की पता है 60 है, और दोनों के डिफरेंस जो दूरी दी हुई है वो 120 है। देखिए आपको पता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमें ऑलरेडी दी हुई है, टाइम हमें पता नहीं है, और दोनों का डिफरेंस हमें दिया हुआ है 120 दूरी का। ओके, तो चलो मैं मान लेता हूँ कि जो ट्रेन की टाइमिंग है, या टाइम कहा जाए, वो क्या है, एक्स मान लिया मैंने, ठीक है। तो अब दोनों का डिफरेंस हमें बता देंगे। देखिए स्पीड इंटू टाइम, दूसरी वाली का 60 इंटू एक्स हो जाएगा माइनस 50 इंटू एक्स, ये हो जाएगा। इन दोनों के बीच की डिफरेंस दूरी कितनी है,
120 है तो 120 के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी मुझे। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं दोनों के बीच की दूरी। दोनों के बीच की दूरी देखिए, हमें पता है टाइम ये है, स्पीड हमें पता है, तो डिस्टेंस हम जोड़ लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर 50 इंटू 12 करोगे तो 12 पंजे 60 यानी 600, तो ये हो जाएगा 12 720 ये हो जाएगा। तो जोड़ लो 0 2 13 यानी 1320 आंसर आ जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। ओके, तो ये टोटल 25 क्वेश्चन थे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। एंड जो लोग पूछ रहे हैं कि कोर्सेस ITITO के हैं या नहीं है, देखिए कोर्सेस के जो भी क्लासेस रहती हैं वो यूट्यूब पे रहती हैं और आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं। ओके, अलग से ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप इनको अच्छे से कवर कीजिए। ऑलरेडी पहले के वीडियो पड़े हुए हैं मेरे, जो ITI कॉपा की तैयारी कर रहे हैं, टेक्निकल वीडियो पड़े हुए हैं, तो उनको आप देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे तभी आप सोचो कि देखिए टाइम ज़्यादा है नहीं है, और आप सोचो कि अगर कोर्स लेके ना ही बहुत कुछ कवर कर पाओ, क्योंकि आपको पता है कोर्सेज जो भी देगा तो बहुत सारा मटेरियल होगा और आप उतने समय में वो पूरा कवर नहीं कर पाओगे, जाहिर सी बात है। लेकिन आपको सेलेक्टेड चीज़ें अगर पढ़ते हो, क्वेश्चनों ज़्यादा लगाते हो, क्वेश्चन ज़्यादा लगाओगे, जैसे कि आपका टेक्निकल की अगर मैं बात करता हूँ तो MS ऑफिस का पूरा जो MS वर्ड पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, तो वो पूरा कवर कर लेना है। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो कवर कर लो, ठीक है। जावा का बात की जाए तो HTML ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, SQL के वीडियो पड़े हुए हैं मेरे वहाँ पर, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी हो गई, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, जहाँ से क्वेश्चन सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए हैं वही जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। ओके, तो अगर आप उन सबको कवर कर लेते हो तो आपका बहुत कुछ कवर हो जाएगा। ओके, और 25 नंबर का जो है वो आपका ये नॉन टेक में आना ही आना है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देख के समझ सकते हो कि क्या स्टैंडर्ड रहता है क्वेश्चनों का। तो 25 में से आप 20-22 के करीबन नंबर आराम से ला सकते हो। बाकी के आपको टेक्निकल पे फोकस करना है, तो आप किसी भी पोर्शन को छोड़ नहीं सकते हैं। टेक भी करना पड़ेगा, नॉन टेक भी करना पड़ेगा, कि आपको 85 प्लस नंबर, 85 के नंबर करीबन लाना ही पड़ेंगे, तभी आप मानिए सिलेक्शन होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।